ओके, आगे चलते हैं। सोचिए क्या टॉपिक है हमारा टॉपिक क्या है? व्हाट इज आवर टॉपिक? टॉपिक इज मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग वायर। मैग्नेटिक फोर्स एक करंट कैरिंग वायर के ऊपर कब फील होता है, कब एग्जर्ट होता है, वो हमें समझना है। मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग वायर, मान लो कि एक वायर है जिसमें करंट आई फ्लो है, तो अपने द्वारा कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती होगी इस वायर के द्वारा। तो अपना मैग्नेटिक फील्ड क्या इसके ऊपर में कुछ मैग्नेटिक फोर्स एक्सर्ट कर पाएगा? क्या आंसर है आपका? ये जवाब दीजिए। आंसर आपका क्या होना चाहिए, यस या नो? यहाँ देखिए, एक मान लो करंट कैरिंग वायर है, तो अपने ऊपर वो कितना फोर्स एक्सर्ट कर रहा है ड्यू टू इट्स ऑन करंट। ड्यू टू इट्स ऑन करंट, टेल मी व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स ऑन द वायर इटसेल्फ ड्यू टू द करंट कैरिंग इटसेल्फ। जो उसके अंदर में करंट कैरी हो रहा है, जो करंट फ्लो हो रहा है, उसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड तो प्रोड्यूस होगा। डिफरेंट सी बात है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, लेकिन जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो ये इस वायर के ऊपर कितना होगा? जीरो होगा। और इस तरह से मैग्नेटिक फोर्स भी उस वायर के ऊपर में जीरो हो जाता है। इसीलिए जो करंट कैरिंग वायर है वो अपने ऊपर मैग्नेटिक फोर्स जीरो एक्सर्ट करता है। याद रखिएगा इस चीज को, ठीक है? ये बेसिक चीजें हैं। द मैग्नेटिक फोर्स एक्सर्टेड बाय द वायर इटसेल्फ इज इक्वल टू जीरो, और करंट द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय दिस करंट इज इक्वल टू जीरो ऑन द वायर इटसेल्फ। इस वायर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड भी जीरो, मैग्नेटिक फोर्स भी जीरो। तो हम क्या करते हैं, एक करंट कैरिंग वायर रख दिया, एक करंट कैरिंग वायर हमने प्लेस कर दिया, उस जगह पे प्लेस किया जिस जगह में कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है। मैग्नेटिक फील्ड जो एग्जिस्ट कर रहा है वो उसको हमने क्या कर दिया, बी वेक्टर के नाम से जानते हैं। मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, बी वेक्टर से हमने इसको जान के रखा है। करंट कैरिंग वायर इधर है, करंट इधर जा रहा है, और ये इधर ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमने क्यों दिया भाई? एक्चुअली होता क्या है कि करंट जो आप जानते हैं, करंट जिधर मूव करेगा, जिधर हमने करंट का डायरेक्शन दे रखा है, ये कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है। आई का डायरेक्शन मतलब डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्जेस, जैसे प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो उसका डायरेक्शन हमने दे रखा है। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेगा तो करंट हम इधर शो करते हैं। मतलब अगर हमने करंट को ही इधर शो कर दिया, मतलब इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा है। नाउ द इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के जस्ट अपोजिट में। ये सेंसेशन है, फीलिंग है। इलेक्ट्रिक करंट क्या है? फीलिंग है, एहसास है। तो इलेक्ट्रिक करंट इधर, इलेक्ट्रॉन्स इधर जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रिक करंट मूव इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है? इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रॉन मूव इन अपोजिट डायरेक्शन। इस चीज को याद रखिएगा। इसीलिए करंट तो इधर जा रहा है, लेकिन ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की इधर हो रही है, ठीक है? चलिए, एक बात समझ में आया। करंट का डिफिनीशन क्या आप पढ़ते हैं? करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी। तो करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी, इट इज जस्ट द डॉट प्रोडक्ट ऑफ करंट डेंसिटी एंड एरिया वेक्टर। ये करंट है क्या? तो स्केलर क्वांटिटी होता है, और ये डॉट प्रोडक्ट होता है करंट डेंसिटी और एरिया वेक्टर का। तुमने लिखा है कितना आता है भाई? करंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर वॉल्यूम, ई इज द चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन, वी डी इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, एवरेज वेलोसिटी, और ए इज द एरिया क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर। तो मान लो इस एरिया का, सॉरी, इस वायर का एरिया क्रॉस सेक्शन कैपिटल ए रखा, वी डी इज द एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, एन इज द total number of electrons per unit volume of the wire, and E is the charge of electrons। तो ये करंट का है। करंट किन किन चीजों के ऊपर डिपेंड करता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज कांस्टेंट है, इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता। ड्रिफ्ट कांस्टेंट क्वांटिटी है भाई, ठीक है? अगर दूसरा कोई चार्ज होता तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। इलेक्ट्रॉन्स है तो उसकी वैल्यू फिक्स है, जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना वैल्यू करेगा। ड्रिफ्ट वेलोसिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है, एरिया क्रॉस सेक्शन के ऊपर भी डिपेंड करता है, और जो भी डिपेंड करता है वो डायरेक्टली डिपेंड करता है। मोटे वायर में ज्यादा करंट, पतले वायर में कम करंट, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा, इलेक्ट्रिक करंट ज्यादा, चार्ज ज्यादा, इलेक्ट्रिक करंट ज्यादा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर वॉल्यूम, इलेक्ट्रिक करंट भी ज्यादा, ठीक है? ये सब चीजें मैंने आपको बता दिया। ये करंट डायरेक्टली इन सब चीजों के ऊपर प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली इन सब चीजों के ऊपर में क्या करता है? डिपेंड करता है, ठीक है? चलिए, इन सब चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये हमने यहाँ पे करंट को बताया, डॉट प्रोडक्ट ऑफ करंट डेंसिटी, ठीक है? बट करंट डेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड एरिया इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। दोनों वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहाँ पर अब ये सवाल है कि हम क्या करते हैं, यहाँ पे एवरेज फोर्स निकालेंगे। एवरेज फोर्स एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर में, याद रखिएगा। तो यहाँ देखिए, कहानी को समझिए, फिर से शुरुआती कहानी को समझिए। हमने एक करंट कैरिंग वायर को रखा है, एक मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करके रख दिया, ठीक है?
हमने क्या कर दिया, एक करंट कैरिंग वायर है उसको हमने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया, ठीक है। तो करंट कैरिंग वायर है उसको हमने अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो फिर क्या होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड इस वायर के द्वारा नहीं, इट इज द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ये दूसरा मैग्नेटिक फील्ड है जो वायर के द्वारा, करंट कैरिंग वायर के द्वारा प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, ये दूसरे चीजों, दूसरे सोर्सों के द्वारा प्रोड्यूस हो रहा है, चाहे वो बार मैग्नेट हो या दूसरा करंट कैरिंग वायर हो, उससे मतलब नहीं है, ठीक है। तो एक वायर हमने रखा करंट कैरिंग वायर, और इसके इसके एक डायरेक्शन में हमने मैग्नेटिक फील्ड को भी रख दिया, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर, एक इलेक्ट्रॉन, सिंगल इलेक्ट्रॉन के ऊपर में एवरेज मैग्नेटिक फोर्स कितना होगा, तो वो तो हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में पढ़ चुके थे। चार्ज मैग्नेटिक फोर्स के बारे में क्या पढ़ा था हमने, मैग्नेटिक फोर्स के बारे में पढ़ा था Q V क्रॉस B, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल। चार्ज पार्टिकल के ऊपर में इतना मैग्नेटिक फोर्स एक्सर्ट हो रहा है। तो चलिए, चार्ज यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन है, निगेटिव है, तो हमने निगेटिव रखा। VD क्रॉस B, तो ड्यूट वेलोसिटी देखिए, ड्यूट वेलोसिटी इधर है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, इस वायर के ऊपर क्रॉस प्रोडक्ट मारेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट VD क्रॉस B जस्ट ऊपर दिखा रहा है, लेकिन यहाँ निगेटिव साइन है क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स आ गया ना, इसलिए निगेटिव साइन है, तो ऊपर की वजह क्या होगा, नीचे आ जाएगा। ये हमने क्या कर दिया, इसका मतलब क्या कर दिया, हमने इसको डाउन में दिखाया, VD क्रॉस B है ना। तो एवरेज जो फोर्स है वो किसके ऊपर दिखा रहा है, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर इतना एवरेज फोर्स एक्सर्ट किया जा रहा है। और हमें कैलकुलेट क्या करना है, मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग वायर, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर इतना फोर्स E इंटू VD क्रॉस B, ठीक है। तो आगे चलते हैं कि अब यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पे हमने स्मॉल करंट एलिमेंट रखा, स्मॉल सेगमेंट, वेरी स्मॉल लेंथ हमने ले लिया, DL लेंथ एलिमेंट्री लेंथ है वायर का। इस एलिमेंट्री लेंथ में इसका एरिया क्रॉस सेक्शन हमने ए रखा, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर वॉल्यूम, देखो भैया सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो फोर्स हमने बताया आपको, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर बताया, एक इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन कोई भी हो सकता है, इसलिए हमने यहाँ एवरेज फोर्स का बात बताया। एवरेज फोर्स, दिस इज द एवरेज फोर्स ऑन ए सिंगल इलेक्ट्रॉन के ऊपर ये एवरेज फोर्स की हम कहानी पढ़ रहे थे। तो हमने अगर DL लेंथ ले लिया, इसके ऊपर ये एलिमेंटल पार्ट है, ये एलिमेंटल पार्ट है इस करंट कैरिंग वायर का, ये DL लेंथ में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बात को समझो, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर इतना फोर्स, लेकिन एक वायर में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो अगर हमने DL लेंथ ले लिया तो उसमें कितने सारे इलेक्ट्रॉन्स है, नंबर ऑफ स्मॉल लेंथ क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर वॉल्यूम, ए क्या है, एरिया क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर, DL क्या है, एलिमेंट्री लेंथ ऑफ द वायर, एलिमेंट्री लेंथ DL, ठीक है। ये तो हमने क्या लिखा है यहाँ पर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर वॉल्यूम, एरिया क्रॉस सेक्शन, DL पार्ट। तो टोटल चार्ज कितना है, टोटल चार्ज इस DL लेंथ में कितना होगा वो हमने लिख लिया, टोटल चार्ज इनटू दिस फोर्स। तो टोटल चार्ज इनटू दिस फोर्स, दैट इज द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द एलिमेंटल पार्ट ऑफ द वायर। एलिमेंटल पार्ट पे कितना फोर्स एक्सर्ट होगा उसे हमने लिखा DF पार्ट से, DF पार्ट को लिखा हमने इस तरह से, देखिए हमने लिखा, कोई दिक्कत नहीं है। जब हमने इस तरह से लिखा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर वॉल्यूम, एरिया क्रॉस सेक्शन, ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, VD क्या है, ड्यूट वेलोसिटी, ठीक है, VD इज द ड्यूट वेलोसिटी, DL क्या है भाई, एलिमेंटल पार्ट वेक्टर, आइडियल वेक्टर। यहाँ पे देखिए कि ये DL पार्ट हमने लिखा, तो आइडियल वेक्टर जो होगी उसकी डायरेक्शन भी करंट के डायरेक्शन तरफ होता है, याद रखिएगा, आइडियल वेक्टर। तो यहाँ देखिए आइडियल वेक्टर क्रॉस B, ठीक है। तो फोर्स कितना है, फोर्स क्या लिखेंगे, फोर्स इज इक्वल टू I। तो यहाँ हमें एलिमेंटल पार्ट के ऊपर, यहाँ एलिमेंटल पार्ट जिसका लेंथ क्या है, DL लेंथ है, उस पार्ट के ऊपर कितना फोर्स एक्सर्ट होगा वो हमने लिख लिया, ठीक है। दैट इज कॉल्ड DF पार्ट। DF पार्ट बहुत छोटा पार्ट है, और पूरे फोर्स को हम इंटीग्रेट करेंगे, तो पूरे फोर्स को इंटीग्रेट करने के बाद क्या आएगा, फोर्स इज इक्वल टू IL क्रॉस B, ठीक है। IL क्रॉस B वो टोटल लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है, टोटल लेंथ। तो L क्या है, IDL क्या है, IL क्या है भाई, IL क्या है, मैंने इसे पहले बता दिया था, IL इज द लेंथ वेक्टर इसको कह सकते हैं आप लोग, है ना। ये क्या है, ये लेंथ वेक्टर है। लेंथ वेक्टर में होता क्या है कि वेक्टर क्वांटिटी है, याद रखिएगा, लेंथ वेक्टर में इनिशियल पार्ट और फाइनल पार्ट। एल वेक्टर क्या है, लेंथ वेक्टर, ठीक है। तो लेंथ वेक्टर में इनिशियल पार्ट और लास्ट पार्ट क्या होता है वो भी आप समझ सकते हो, और इससे पहले हमने एक वीडियो बनाया था, इसके ऊपर हमें काफी डिटेल में बताया था आपको लेंथ वेक्टर के बारे में, ठीक है। अभी हमने
और छोटा सा पार्ट करके बता रहे हैं आपको। एक वीडियो पहले से ही रिलीज है, उस वीडियो को बार बार देखोगे तो समझ में आएगा। अगर एक बार में समझ में नहीं आ रहा तो बार बार उस वीडियो को देखिए, ठीक है। आई एल क्रॉस बी, तो एल क्या है, एल वेक्टर क्या है, लेंथ वेक्टर है। चलिए ठीक है, तो इतना बात मैंने आपको समझा दिया कि फोर्स जो होता है किसी भी करंट कैरिंग वायर के ऊपर ड्यू टू external magnetic field, not due to its own field, due to the external magnetic field, what is the magnetic force on the wire, that is equal to I L cross B, और एलिमेंटल पार्ट में I L cross B। ये दो फॉर्मूले को आप लोग याद रख लीजिएगा, ठीक है। दोनों के दोनों फोर्स हैं, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ भी हम लोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं। यहाँ हमने इसी बेसिस पे आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए हमने एक ट्रायंगल दे रखा है। इस ट्रायंगल को हम लोग इक्विलैटरल ट्रायंगल मान लेते हैं। क्या मानेंगे भाई, इक्विलैटरल ट्रायंगल। ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो ये भी 60 डिग्री होगा। अगर मान लो इसका साइड का लेंथ हमने ए रखा तो अब सबका साइड क्या होगा, ए हो जाएगा। नाउ द क्वेश्चन इज दिस वायर कैरीज द करंट इनसाइड दैट इज इक्वल टू आई, ठीक है। ये वायर अपने अंदर में करंट कितना कैरी कर रहा है, आई कैरी कर रहा है। क्वेश्चन में दे रहा हूं, करंट जो है इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज सेंस में करंट मूव कर रहा है। करंट इज मूविंग इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस, देन व्हाट इज द मैग्नीट्यूड, व्हाट इज द फोर्स, ओके। नाउ द क्वेश्चन इज फाइंड फोर्सेस ऑन ए बी बी सी एंड सी ए पार्ट, ठीक है। ए बी के ऊपर कितना फोर्स एक्सर्ट हो रहा है, बीसी के ऊपर कितना फोर्स एक्सर्ट हो रहा है, एंड सीए पार्ट पे कितना फोर्स एक्सर्ट हो रहा है ड्यू टू दिस मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड हमने कौन से वायर के पैरेलल में रखा है। क्वेश्चन हमने काफी इजी बना के रखा है। तो पहले हमने इक्विलैटरल ट्रायंगल दे रखा है, हमने पहले एक इक्विलैटरल ट्रायंगल दे रखा है, ठीक है। सारा एंगल 60 डिग्री, इस ट्रायंगल का साइड ए, और ये वेक्टर को हमने मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर को ए बी वेक्टर के क्या कर दिया है, पैरेलल में हमने रख दिया है, ठीक है। पैरेलल में हमने रख दिया, तो बताइए फोर्सेस कितने होंगे। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि हमने ए बी के ही पैरेलल में मैग्नेटिक फील्ड रखा है, ठीक है, ए बी के पैरेलल में ही। तो अगर हमने इसको ही लेंथ वेक्टर मान लिया, L1 वेक्टर अगर हमने इसको मान लिया, तो अब आप देखो कि L1 वेक्टर क्रॉस B वेक्टर इज इक्वल टू 0 बिकॉज both these vectors are parallel to each other। तो फोर्स ऑन AB इज इक्वल टू I L1 क्रॉस B वेक्टर। देखिए, ठीक है, ये इक्वल टू कितना हो रहा है, ये L1 वेक्टर क्या है, 0 नहीं है, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट जब मारेंगे L1 का B वेक्टर का तो वो 0 आ जाएगा। दोनों, क्योंकि दोनों क्या है, पैरेलल में है, ठीक है। चलिए, ये दोनों पैरेलल में है तो बहुत अच्छी बात है, क्रॉस प्रोडक्ट 0 आ गया। दूसरा, अब यहाँ कहानी देखिए, अब BC के ऊपर देखते हैं। L वेक्टर इधर है, L2 वेक्टर मान लेते हैं इसको, L2 वेक्टर, और B वेक्टर इधर है, तो क्या होगा, L2 क्रॉस B, ये क्या है, इनटू द प्लेन, यहाँ पे इनटू द प्लेन आ जाएगा। L2 क्रॉस जो फोर्स आ रहा है ना, वो क्या आएगा, इनटू द प्लेन। L2 क्रॉस B इनटू द प्लेन आ रहा है, तो F ऑन BC दैट इज इक्वल टू I, करंट की वैल्यू तो इतनी ही है ना, L2 क्रॉस B, ये इनटू द प्लेन आ रहा है, याद रखिएगा, ये इनटू द प्लेन आ रहा है। अब इसके ऊपर देखिए, ये हमने CA रखा पार्ट, CA पार्ट क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड। तो यहां देखिए, फोर्स ऑन CA पार्ट दैट इज इक्वल टू I L3 क्रॉस B वेक्टर, ठीक है। I L3 क्रॉस B वेक्टर हम ऐसे घुमाते हैं तो क्या आ रहा है, आउट ऑफ प्लेन आ रहा है, ये इनटू द प्लेन है, और ये क्या आ रहा है भाई, ये आउट ऑफ प्लेन आ रहा है, यहाँ फोर्स आउट ऑफ प्लेन आ रहा है। और देखिएगा कि ये अगर हमने F2 माना और ये मान लो F3 माना, तो F2 and F3 are the two forces which are equal in magnitude but opposite in direction। दोनों के दोनों इक्वल इन मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन क्या है, एक दूसरे का अपोजिट है, इस वजह से एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। कैंसिल करने से अब इनका देखो कहानी क्या है कि I L3 क्रॉस B वेक्टर, ठीक है, B वेक्टर, और ये आ रहा है क्या, आउट ऑफ प्लेन। तो ये दोनों तो एक दूसरे कैंसिल करेंगे, 0 आ जाएगा। तो नेट फोर्स
तो मेरा क्वेश्चन क्या था पहले समझिए, फोर्स ऑन ए बी बी सी एंड सी ए, तो हमने एक एक पार्ट पे सेपरेटली तो फोर्स निकाल दिया, लेकिन एक क्लोज लूप है, अगर एक क्लोज लूप है, ठीक है, तो उस क्लोज लूप में नेट मैग्नेटिक फोर्स कितना होगा, व्हाट इज द नेट मैग्नेटिक फोर्स ऑन द क्लोज लूप, ठीक है। तो यहाँ देखिए हमने एक एक पार्ट पे निकाला, ए बी बी सी सी ए सब पे तो निकाल दिया, लेकिन अगर मैं बोलूं कि पूरे के पूरे ट्रायंगल पे फोर्स कितना होगा, पूरे के पूरे ट्रायंगल के ऊपर कितना होगा, तो आप क्या बोलोगे, क्या आंसर होगा आपका, जरा सोच के बताओ। एक एक पार्ट का आपने क्लियर कर लिया, ए बी के ऊपर आपने बता दिया कि 0 है, क्योंकि ये वेक्टर L1 वेक्टर और बी वेक्टर आर सेम इन डायरेक्शन, क्रॉस लगाएंगे तो 0 आ जाएगा। ये कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड दे रहा है, 0 नहीं है, बिकॉज कुछ ना कुछ यहाँ पे एंगल है, एक दूसरे के ऊपर इंक्लाइंड है। तो चलिए ये बात भी समझ में आ गई कि जितना भी एंगल होगा यहाँ पे आप समझ सकते हो कि ये ज़्यादा इसमें कैलकुलेशन करने की जरूरत भी नहीं है, रूट अंडर दिस कुछ भी नहीं करने की जरूरत है आपको, है ना, ज़्यादा माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको समझना है तो और यहाँ पे समझ सकते हो, ये वेक्टर चला गया इधर, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर हमने इधर दे दिया, है ना। तो अब इनके बीच में कितना एंगल है भाई, अब इनके बीच में कितना फोर्स है वो आप समझ सकते हो, है ना। तो आप इस चीज़ को भी बता सकते हो कि ये अगर 60 डिग्री है तो ये कितना डिग्री होगा, ठीक है, ये कितना डिग्री होगा आप बता सकते हो, 120 डिग्री के आसपास होगा। क्रॉस करके अपोजिट डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट में निकाल सकते हैं, तो आपके समझ में आ जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे इस वेक्टर को देखिए, इस वेक्टर को यहाँ ले जाओ और इसके पैरेलल में खींच दो, तो ये कितना आएगा, तो एक ए टू जेड चीजें मैंने आपको बता दिया है, एक एक सेपरेट पार्ट के ऊपर आप फोर्स को तो निकाल सकते हो, निकाल के हमने बता दिया, इस डायरेक्शन में बता दिया, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ L2 और L1 की मैग्नीट्यूड सेम है बट अपोजिट इन डायरेक्शन है, सब कुछ बात बाकी सेम है, तो एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। लेकिन अगर मैंने ये क्लोज फिगर के बारे में बताया, क्लोज ट्रायंगुलर के बारे में बताया, तो आपका क्या आंसर होगा, तो आपका क्या आंसर होगा, तो आपका आंसर ऐसा होना चाहिए, फॉर्मूला पे सोचो, ज्यादा कुछ माथापच्ची करनी नहीं है। आई एल क्रॉस बी लेंथ वेक्टर, ये जो लेंथ वेक्टर है ना, यही इक्वल टू 0 है, क्योंकि हमने यहां से स्टार्ट किया, यहां गए, फिर यहां आया, फिर यहां आया, तो लेंथ वेक्टर ही इक्वल टू 0 है। इसीलिए पूरे लूप के ऊपर में 0 फोर्स एक्सर्ट होगा, नो फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन द लूप, net force exerted on the loop due to the magnetic field here is equal to 0. net force on the loop, complete loop, net force जो loop के ऊपर है वो कितना है, 0 है, लेकिन एक एक पार्ट पे 0 नहीं, एक एक पार्ट पे 0 नहीं, ठीक है। इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन आप बना सकते हो, कभी आप स्क्वायर मान के कर सकते हो, ये होमवर्क मैं दे रहा हूँ, कभी रेक्टेंगल मान के बना सकते हो, पैरेललोग्राम लेके बना सकते हो। तो जो भी क्वेश्चन आते हैं पहले आपको घर पे तैयार करना होता है, मैं आपको सिर्फ गाइड कर सकता हूँ, ठीक है, एक गुरु की तरह मैं आपको गाइड कर सकता हूँ, बाद बाकी काम आपका है, आप खुद समझ सकते हो, खुद कर सकते हो, ठीक है। तो बाद बाकी आप देखो, तो बेसिक चीज हमने कंप्लीट कर दिया, मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग वायर, ओके।